एक बच्चा जिसने कभी कोई ज़ोंबी नहीं देखा या उससे लड़ा भी नहीं, अपनी बीमार माँ के साथ एक खतरनाक शहर में दाखिल होता है जो ज़ोंबी से भरा हुआ है। माँ को इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए वो डॉक्टर की तलाश में वहाँ आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये छोटा बच्चा किसी डॉक्टर को ढूंढ भी पाएगा, और क्या वो अपनी माँ के साथ इस तबाही और ज़ोंबी से भरी दुनिया में जिंदा रह पाएगा। यही सब पता चलेगा इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, जहां एक माँ अपने बेटे जिमी को दूसरे बच्चों के साथ एक सुरक्षित जगह छोड़ती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। पर थोड़ी ही देर में उस जगह पर ज़ोंबी हमला कर देते हैं, जिस कारण सभी बच्चों और जिमी की माँ समेत सब मारे जाते हैं। लेकिन चमत्कारिक रूप से सिर्फ जिमी किसी तरह बच निकलता है और शहर की एक चर्च में पहुंचता है। वहां एक पादरी उसे बताता है कि महामारी ने शहर को तबाह कर दिया है, सब मारे जा चुके हैं, उसकी माँ, भाई और बाकी लोग भी। पर वो पादरी खुद ही किसी और दुनिया में खोया रहता है, कहता है कि कयामत आ चुकी है और वो अब आज़ाद है। फिर वो जिमी को एक क्रॉस देता है और कहता है कि ये तुझे बचाएगा, भाग जा। तभी ज़ोंबी चर्च पर भी हमला कर देते हैं। पादरी खुद को ज़ोंबी के हवाले कर देता है और मारा जाता है, लेकिन जिमी एक बार फिर बच निकलता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब एक भयानक महामारी की वजह से हुआ, जिसे रेज वायरस कहा जाता है। ये लोगों को बहुत गुस्सैल और हिंसक बना देता है। वे इंसानों को खाते हैं, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह। लेकिन ये आम ज़ोंबी से कहीं ज्यादा तेज, खतरनाक और उग्र होते हैं। ये महामारी पूरी दुनिया में फैली, लेकिन सबसे बुरी तरह इंग्लैंड। इसलिए यूरोप के बाकी देशों ने इंग्लैंड को बाकी दुनिया से काट दिया। वहाँ के लोग अब जिंदा लाशों और बर्बादी के बीच जीने को मजबूर हैं। अब कहानी में 28 साल का समय बीत चुका है। इंग्लैंड अब भी अलग थलग पड़ा है और हम एक सुरक्षित बस्ती में पहुंचते हैं, जहाँ कुछ बचे खुचे लोग रहते हैं। वहाँ एक बच्चा स्पाइक दिखता है, जो अब जिमी का बेटा है। वही जिमी जो पहले खुद बच्चा था और अब बड़ा हो चुका है। जिमी और स्पाइक नाश्ते पर बात करते हैं और पता चलता है कि जिमी आज स्पाइक को बस्ती के बाहर ले जाकर ज़ोंबी से लड़ने की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि अब स्पाइक थोड़ा बड़ा हो गया है और उसने आज तक कभी कोई ज़ोंबी मारा नहीं है। ये बस्ती एक टापू पर है जो समुद्र के बीचों बीच है। वहां से बाहर जाना सिर्फ खास समय पर ही संभव है, यानी मर्जी से बाहर नहीं जाया जा सकता। फिर दोनों अपनी यात्रा से पहले एस्ला के पास जाते हैं, जो कि जिमी की पत्नी और स्पाइक की माँ है। और हमें पता चलता है कि एस्ला किसी अजीब बीमारी से पीड़ित है। उसका दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है और वो अक्सर बड़बड़ाती रहती है। जब जिमी और स्पाइक उसे बताते हैं कि वे बस्ती से बाहर जा रहे हैं, तो एस्ला डर के मारे टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे स्पाइक की बहुत चिंता होती है। लेकिन जिमी और स्पाइक उसे दिलासा देते हैं। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति सैम आता है, जिसे हम जानते हैं कि वो एस्ला का ख्याल रखेगा जब तक जिमी और स्पाइक वापस न लौटें। तब वे सैम को अलविदा कहते हैं और बस्ती के द्वार पर जाते हैं, जहां नेता जिनी उन्हें शुभकामनाएं देती है। इसके बाद जिमी और स्पाइक बाहर निकलते हैं और अपनी ज़ोंबी ट्रेनिंग यात्रा पर निकल पड़ते हैं। बाद में वे जंगलों के रास्ते लंबा सफर तय करते हैं और फिर एक बड़ा, धीरे धीरे चलने वाला ज़ोंबी दिखता है। जिमी स्पाइक को बताता है कि ये ज़ोंबी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी खतरनाक है। स्पाइक उसे मारने की कोशिश करता है ताकि ये उसका पहला ज़ोंबी शिकार बने। तब वो अपने धनुष से एक तीर उसकी गर्दन में मारता है और उसे मार देता है। इसके बाद एक और ज़ोंबी आता है, जिसे जिमी मार देता है और फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुराना सुनसान घर पाते हैं और उसमें घुसते हैं। वहां उन्हें एक ज़ोंबी दिखता है जो गर्दन से लटका हुआ होता है और उसके सिर पर एक बोरा बंधा होता है। अब ये देखकर स्पाइक चौंकता है। तब जिमी बताता है कि ये ज़ोंबी पहले इंसान था, शायद किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा और उस दुश्मन ने उसे बांधकर ज़ोंबी के आगे फेंक दिया, जिससे वो खुद भी ज़ोंबी बन गया। ये सुनकर स्पाइक अंदर से हिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। तभी वो ज़ोंबी खुद को छुड़ा लेता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन स्पाइक तुरंत एक और तीर मारकर उसे मार देता है। इसके बाद वे फिर से रास्ता पकड़ते हैं। कुछ देर बाद जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पेड़ पर जानवर का सिर टंगा हुआ दिखता है। जिमी ये देखकर घबरा जाता है और स्पाइक को बताता है कि ये अल्फा ज़ोंबी की निशानी है। ये ज़ोंबी की एक बेहद ताकतवर और खतरनाक नस्ल होती है। फिर वे दोनों भागने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि पास में कोई अल्फा ज़ोंबी मौजूद हैं। पर भागते भागते वे अल्फा ज़ोंबी के एक झुंड से टकरा जाते हैं, जो बेहद तेज और ताकतवर होते हैं। जिमी और स्पाइक मिलकर लड़ते हैं। जिमी कुछ ज़ोंबी मारता है और फिर वे एक पुराने घर में जाकर छिप जाते हैं। वहां छिपे हुए स्पाइक खिड़की से दूर एक और जलती हुई आग देखता है और पूछता है कि ये आग किसने जलाई होगी। जिमी कहता है कि शायद कोई ज़ोंबी को जला रहा हो या फिर कोई इशारा हो सकता है। इसके बाद एक और मुसीबत आ जाती है। वो घर जहां वे छिपे हुए थे बहुत पुराना और जर्जर था, इसलिए अचानक गिरने लगता है। लेकिन दोनों किसी तरह समय पर बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। अब वे वापसी की राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में फिर ज़ोंबी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वे दोबारा जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और भागते भागते आखिर वो अपनी बस्ती तक पहुंच जाते हैं। अब वो बस्ती के बाहर खड़े होकर लीडर जिनी से अंदर जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन जिनी उन्हें सीधे अंदर नहीं आने देती।
वो पहले दूर से गौर से देखती है कि कहीं उन्हें संक्रमण तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिनकी आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं वो महामारी से संक्रमित होते हैं। लेकिन जब वो ये लक्षण उन दोनों में नहीं देखती तब वो उन्हें अंदर जाने देती है। अंदर पहुंचने के बाद सब जश्न मनाने लगते हैं। एक छोटी सी पार्टी होती है और जिमी सबको गर्व से बताता है कि आज स्पाइक ने बहुत से ज़ोंबी मारे थे, जबकि असलियत ये थी कि स्पाइक तो बहुत डरा हुआ था और मुश्किल से कुछ कर पाया था। ये झूठ सुनकर स्पाइक अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। थोड़ी देर बाद स्पाइक देखता है कि उसका पिता जिमी एक लड़की के साथ खड़ा हंस रहा है, और तब उसे एहसास होता है कि शायद उसके पापा उसकी मम्मी आइला को धोखा दे रहे हैं। यहाँ ये बात उसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। घर लौटकर वो सैम को देखता है और उसके पास बैठ जाता है और उससे उस आग के बारे में बात करता है जो उसने जंगल में देखी थी। तब सैम बताता है कि वो आग डॉक्टर कार्सन के घर से आती है। ये सुनकर स्पाइक चौंक जाता है और जब वो पूछता है कि ये कार्सन है कौन, तब सैम बताता है कि डॉक्टर कार्सन एक समय बस्ती में ही रहता था, लेकिन 10 साल पहले वो सब छोड़कर जंगल में अकेले जाकर रहने लगा और वही अक्सर ऐसी आग जलाता है। सैम ये भी बताता है कि जिमी यानी स्पाइक का पिता कार्सन को बहुत अच्छे से जानता है और वो भी जानता था कि आग उसी के घर से उठी थी, लेकिन उसने जानबूझकर ये बात स्पाइक से छिपाई। ये सुनकर स्पाइक को और गुस्सा आता है, क्योंकि पहले भी उसने डॉक्टर को लेकर सवाल किए थे। जिमी हमेशा कहता था कि दुनिया में अब कोई डॉक्टर नहीं बचा, और अब जब उसे पता चलता है कि कार्सन जिंदा है और शायद उसकी मां की मदद कर सकता है, जिससे वो समझ जाता है कि जिमी दरअसल उसकी मां को बचाना ही नहीं चाहता। अगले दिन स्पाइक जिमी से सीधा सवाल करता है, अगर कार्सन जैसा डॉक्टर जिंदा है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। तब जिमी कहता है कि कार्सन अब पागल हो चुका है। पहले वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, लेकिन महामारी के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। वो अकेला जंगल में रहता है और लोगों की लाशें जमा करता है, और जब किसी ने उससे पूछा था कि वो ऐसा क्यों करता है तो उसने कहा था कि उसे शौक है लाशें इकट्ठा करने का, यानी अब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन स्पाइक को अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि जिमी झूठ बोल रहा है। जिमी यह भी बताता है कि उस वक्त हमें लगा कि वो इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन वो कभी ज़ोंबी में नहीं बदला, उसकी आंखें भी लाल नहीं हुई, ना ही उसने किसी पर हमला किया, इसलिए हम पक्के तौर पर कह भी नहीं पाए कि वो इन्फेक्टेड था या बस पागल हो गया था। जिसे सुन फिर जिमी धीरे से कहता है, या शायद वो कुछ जानता था जो हम नहीं जानते। उसी वक्त अंदर से आइसला की अजीब आवाजें आने लगती हैं। स्पाइक दौड़कर देखता है तो पाता है कि उसकी मां की हालत बहुत खराब है, वो बड़बड़ा रही है। जिमी भी आता है उसे देखने, लेकिन स्पाइक उसे रोक देता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि चाकू निकालकर जिमी को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा आइसला के पास आने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। अब जिमी ये सब देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह कॉलोनी के पास एक जगह आग लग जाती है और सब लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जिमी भी बाहर जाकर देखने लगता है कि क्या हुआ है। लेकिन दूसरी ओर हमें पता चलता है कि ये आग स्पाइक ने खुद लगाई थी ताकि सबका ध्यान बंटे और वो अपनी मां आइसला को लेकर कॉलोनी से चुपचाप भाग सके। और वो यही करता है क्योंकि उसका प्लान है कि वो अपनी मां को डॉक्टर कार्सन के पास ले जाएगा, चाहे अब जो भी हो। अब स्पाइक और आइसला दोनों निकल पड़ते हैं एक खतरनाक सफर पर। स्पाइक बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अपनी मां के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में वे एक सुनसान जगह रुकते हैं रात बिताने के लिए, लेकिन रात को एक ज़ोंबी उन पर हमला करने आता है और तभी कोई अचानक पीछे से आकर उस ज़ोंबी को मार देता है। अगली सुबह जब स्पाइक उठता है तो ज़ोंबी मरा हुआ होता है। वो आइसला से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन आइसला को कुछ याद नहीं होता। जल्द धीरे धीरे उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे याद आता है कि रात को उसी ने ज़ोंबी को मारा था। उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे खुद ही याद नहीं रहता वो क्या कर रही है। उसी समय जंगल के किसी और कोने में हम एक मिलिट्री टीम को देखते हैं जो ज़ोंबी से लड़ रही होती है। शुरुआत में वो कई ज़ोंबी मार देते हैं, लेकिन ज़ोंबी की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो सारे सैनिकों को एक एक करके मार डालते हैं। सिर्फ एक सैनिक बचता है, एरिक। अब फिर वापस स्पाइक और आइसला की ओर चलते हैं, जो अब भी डॉक्टर कार्सन की तलाश में सफर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन पर हमला होता है कुछ बेहद खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बीज का। जल्द स्पाइक और आइसला भागते हैं और एक जगह जाकर छुपते हैं। तभी वही बचा हुआ सैनिक एरिक वहां आ जाता है और एक छोटा सा विस्फोट करके सारे ज़ोंबी मार देता है और उनकी जान बचा लेता है। इसके बाद एरिक स्पाइक और आइसला से पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है, लेकिन उन्हें भी खुद नहीं पता होता। तब एरिक गुस्से में उन्हें छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है कि आइसला बहुत बीमार है और स्पाइक सिर्फ एक बच्चा है जो अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाएगा। अब ये देखकर एरिक को उन पर दया आ जाती है और वो फैसला करता है कि वो उनके साथ ही चलेगा। रास्ते में बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि एरिक स्वीडन से है। वहाँ वो एक सुरक्षित जगह पर रहता था जहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं थे। लेकिन एक बार वह अपनी मिलिट्री यूनिट के साथ एक मिशन पर निकला और गलती से इंग्लैंड के तट पर पहुंच गया, जहां उनकी नाव तबाह हो गई और उन्हें इस ज़ॉम्बी भरी जगह में फंसना पड़ा।
अब उसकी यूनिट के सभी सैनिक मारे जा चुके हैं, बस वही अकेला जिंदा बचा है। और ये सुनकर स्पाइक हैरान रह जाता है। 1 घंटे तक चलते चलते आइसला को एक सुनसान बस से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाती है और देखती है कि एक अल्फा ज़ॉम्बी औरत वहां बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बीज जैसे नहीं हैं, ये गर्भवती हो सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं। इस वक्त आइसला को ज़ॉम्बी औरत पर दया आ जाती है और वो उसकी डिलीवरी में मदद करती है। तभी एरिक और स्पाइक वहां पहुंचते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि एक इंसान एक ज़ॉम्बी को बच्चा निकालने में मदद कर रहा होता है। डिलीवरी पूरी होती है और ज़ॉम्बी औरत एक बेटी को जन्म देती है जो पूरी तरह सामान्य दिखती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी खत्म होती है, ज़ॉम्बी औरत उन सब पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए एरिक उसे गोली मार देता है। फिर वो उस नवजात बच्ची को भी मारने की सोचता है, क्योंकि उसे डर है कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन आइसला और स्पाइक उसे रोकते हैं, क्योंकि बच्ची अब एकदम नॉर्मल दिख रही थी। लेकिन इस बात पर एरिक पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और उन सबको मारने की धमकी देता है। लेकिन उससे पहले ही एक अल्फा ज़ॉम्बी अचानक बस में आता है और एरिक को पकड़कर बाहर घसीट ले जाता है और वहीं उसे मार देता है। फिर वह ज़ॉम्बी बस में आता है और अपनी मरी हुई साथी को देखकर दुखी हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि शायद वो ज़ॉम्बी उसकी पत्नी थी और नवजात बच्ची उसकी बेटी। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी अब स्पाइक, आइसला और उस बच्ची के पीछे भागने लगता है। वह बहुत तेज और ताकतवर होता है, जिससे वे जान बचाकर दौड़ते हैं और आखिरकार डॉक्टर कार्सन के घर पहुंच जाते हैं। जब कार्सन उन्हें आते देखता है तो वह एक तीर चलाकर उस ज़ॉम्बी को वहीं गिरा देता है। फिर वह उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर डॉक्टर कार्सन उनसे मिलता है और स्पाइक बहुत खुश होता है कि आखिरकार वो डॉक्टर के पास पहुंच गया है। तब वह कार्सन से मां का इलाज करने की गुजारिश करता है और कार्सन मान जाता है और उन्हें उस जगह ले जाता है जहां वो रहता है। वहां हमें उसका अजीब शौक भी दिखता है। उसने कई खोपड़ियों का ढेर बना रखा है, जो साबित करता है कि वो सचमुच थोड़ा पागल है, जैसा जिमी ने बताया था। उसी रात डॉक्टर कार्सन आइसला की जांच करता है और फिर स्पाइक और आइसला को एक चौंकाने वाली खबर देता है कि उसे कैंसर है, और वो भी बहुत एडवांस स्टेज पर। और यही वजह है कि उसे बार बार भ्रम होता है और वो कुछ समझ नहीं पाती। यहाँ कार्सन साफ कह देता है कि अब कोई इलाज संभव नहीं है और आइसला की हालत और खराब होती जाएगी, और ज्यादा दर्द और ज्यादा भ्रम, जब तक वो मर नहीं जाती। तब डॉक्टर कार्सन उन्हें सलाह देता है कि आइसला को अभी ही मार दिया जाए, क्योंकि वह थोड़ा बहुत खुद को पहचानती है, ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ न हो। पर स्पाइक इस बात को पूरी तरह खारिज कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि आइसला खुद इस बात के लिए तैयार होती है। तब वो अपने बेटे को गले लगाकर अलविदा कहती है और यह एक बेहद भावुक और दुखद सीन होता है। फिर वो डॉक्टर कार्सन के साथ उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां उसे शांति देने की तैयारी होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्सन वापस आता है और उसके हाथ में एक नई खोपड़ी होती है, जो और किसी की नहीं बल्कि आइसला की होती है। अब स्पाइक उसे बहुत आदर के साथ एक खास जगह पर रखता है, ताकि वो हमेशा अपनी मां को याद रख सके। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसी रात अचानक ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आती हैं, तो कार्सन और स्पाइक एक खाई में जाकर छिप जाते हैं, जिसे कार्सन ने ऐसे वक्त के लिए पहले से खोद रखा था। उनके साथ वो नवजात बच्ची भी होती है जो ज़ॉम्बी औरत की बेटी थी। तभी एक ज़ॉम्बी आकर कार्सन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइक फुर्ती से अपनी चाकू से ज़ॉम्बी के हाथ पर वार करता है और कार्सन की जान बचा लेता है। तब कार्सन उसका बहुत शुक्रगुजार होता है और स्पाइक को बहादुर कहता है। अगली सुबह स्पाइक फैसला करता है कि अब वो कार्सन को छोड़कर अपनी यात्रा खुद तय करेगा और दुनिया को जानेगा। लेकिन जाने से पहले वो उस ज़ॉम्बी बच्ची को लेकर उस बस्ती के बाहर छोड़ देता है जहां जिमी और बाकी लोग रहते हैं। बच्ची के साथ एक चिट्ठी भी होती है, जिसमें स्पाइक ने लिखा होता है कि इस बच्ची का ख्याल रखना, वो ज़ॉम्बी की बेटी है। लेकिन अब तक उस पर संक्रमण का कोई असर नहीं दिखा, इसलिए ध्यान रखना और साथ ही सतर्क रहना। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ आइसला अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वो बाहर की दुनिया को जानने निकला है, लेकिन एक दिन जरूर वापस आएगा। जब जिमी को ये चिट्ठी मिलती है तो वो हैरान और भावुक हो जाता है। बस्ती से बाहर पागलों की तरह भागता है, अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन नाकाम रहता है। तब उसे एहसास होता है कि अब उसका बेटा उससे हमेशा के लिए दूर हो गया है। दूसरी तरफ स्पाइक एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आता है, पर स्पाइक अपने धनुष से उसे मार गिराता है, लेकिन उसे राहत भी नहीं मिलती, क्योंकि तभी ज़ॉम्बीज़ का एक पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। और ये सब अल्फा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी ग्रुप वहां आ जाता है। ये लोग बेहद ताकतवर होते हैं और उनका लड़ने का तरीका अलग होता है। ये तलवारें और भालों से लड़ते हैं और बड़ी तेजी से वो सब ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं। इनमें से जो उनका लीडर होता है वो स्पाइक से बात करता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता देता है। तब स्पाइक मान जाता है, उसे लगता है ये एक नई शुरुआत हो सकती है।